नमस्कार, मैं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज की डिबेट का विषय बिल्कुल अलग है। पिछले 2020 के मार्च से स्कूल बंद हैं। तब से लेकर स्कूल बीच में खुलने की एक आध बार कवायद शुरू हुई, लेकिन कोविड का हमला फिर हुआ और स्कूल बंद हो गए हमेशा के लिए। स्कूलों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा बच्चों की शिक्षा का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। खास तौर पे जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, एलकेजी, यूकेजी, 1 से लेके 2, 3, इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को डिजिटल नहीं पढ़ाया जा सकता। समस्या ये आ रही है कि वो अंक कैसे पहचाने, समस्या ये आ रही है कि वो शब्द कैसे पहचाने, लिखना कैसे सीखें। 1.5 साल पहले, 2 साल जो बच्चा क्लास 1 में था, आज वो क्लास 3 में पहुंच गया था और 3 का बच्चा क्लास 5 में पहुंच चुका है। लेकिन उनका ज्ञान, जो प्रारंभिक ज्ञान होता है, वो काफी कमजोर है। इसी विषय पर ये समस्या है और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना चलने वाला है। इस समस्या से कैसे निपटेंगे? इस समस्या के समाधान क्या है? क्या स्कूल बंद करना समाधान है? क्या लगातार स्कूल बंद रहने से हमारे बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा है? इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विद्वानों का पैनल है। हमारे साथ हैं श्वेता शर्मा, को मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की। डॉक्टर जगदीश गांधी, फाउंडर मैनेजर सीएमएस के हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश जौली जी हैं, मैनेजर हैं जेआरएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। और प्रशांत त्रिपाठी हैं, प्रोफेसर हैं और शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं। इस तरह के विषयों पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। हम आज शुरुआत करते हैं श्वेता जी से। श्वेता जी, आपने एजुकेशन पर काफी काम किया है। आप मिशन प्रेरणा के साथ भी काम कर रही हैं। छोटे बच्चों पर आपका फोकस है। छोटे बच्चों 1 से लेकर 3 तक आपका फाउंडेशन काम करता है। तो सबसे पहले तो ये कि 1 से 3 तक ही क्यों, और दूसरा कि पिछले 1.5 साल से 2 साल हो गए स्कूल के बंद हुए, तो इन स्थितियों में समाधान क्या हो सकते हैं? कोरोना तो अभी जाता हुआ नहीं दिख रहा। श्वेता जी। हाँ जी, धन्यवाद उपाध्याय जी। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि हमारा फोकस प्रारंभिक शिक्षा पे क्यों है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत का पहला कदम मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जब तक कि हम अपने स्कूल आने वाले सारे बच्चों को पढ़ने लिखने की प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान नहीं दे पाएंगे, वो आगे जाकर अपनी स्कूली शिक्षा में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कि हम पहली सीढ़ी उनकी स्कूली जर्नी की, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए स्कूल की जर्नी की, तो प्रारंभिक शिक्षा। उपाध्याय जी, ये भी बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि कोरोना कहीं जाता हुआ नहीं लग रहा। अभी वो उसको हम कैसे हैंडल करें, ये समस्या 3 लेवल पे आ गई है। इसका हेल्थ का इम्प्लीकेशन रहा है, स्पेशली जो सेकेंड वेव आई वो आई थिंक हम सभी के घरों के ज्यादा करीब आ गई। तो उस टाइम स्कूल बंद करना ऐसे लग रहा था कि वही एक सोल्यूशन है। पर अब हमें ये बात भी समझ आ गई है कि क्योंकि ये जल्दी कहीं नहीं जा रहा, तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई को ओवरलुक नहीं कर सकते। अब जैसे कि एम्स में भी न्यूज में कहा है कि बच्चों की वैक्सीनेशन आने की भी उम्मीद है सितंबर तक। तो सरकार को ये बहुत अब अनिवार्य हो गया है कि जो 16 महीने से बच्चे स्कूल नहीं आए, अब हम किस तरह उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए डिफरेंट एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। टीचर्स की वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे होना जरूरी है। कुछ हमें अपना स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह तैयार करना पड़ेगा कि बिना ज्यादा भीड़ हुए कुछ बच्चों को बारी बारी से, सारे रोल नंबर को एक दिन ना बुलाकर छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको बुलाया जा सके। डिजिटल की बहुत मिशन प्रेरणा के अंदर भी डिजिटल ने काफी प्रयास किया है। तो वही उपाध्याय जी, जैसे आपने कहा, छोटे बच्चों के लिए डिजिटल सोल्यूशन काफी नहीं है, और दूसरी बात, डिजिटल की वो पहुंच नहीं है जो हमारे देश को चाहिए। तो कैसे हम अपने बच्चों की पढ़ाई को छोटे ग्रुप्स में स्कूल में बुलाकर उनको घर में वो जो उनको लर्निंग एज है, जो उनके माता पिता उनकी मदद कर सकते हैं, कम्युनिटी को कैसे एंगेज करें, इसको एक इकट्ठे एक आजकल एक टर्म यूज किया जा रहा है एजुकेशन के लिए, फिजिकल की फिजिकल, जो कि स्कूल में, घर में, कम्युनिटी में, समुदाय में, और डिजिटल को, इन तीनों को इकट्ठे हम कैसे यूज कर पाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर पाए। प्रशांत जी, इस समस्या का समाधान क्या है? बच्चे किस तरह से इस उससे निकलें? देखिए, इस समस्या के इतने डायमेंशंस हैं
कि समाधान की तरफ एकदम से पढ़ने के बजाय पहले इस पे गौर किया जाए कि समस्या के रूप कितने हैं। तब ये समझ में आएगा कि समस्या का कोई आसान सा समाधान है भी नहीं। पहली तो हमारी समस्या ये है कि इस बीमारी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई प्रेसिडेंस नहीं है, कोई प्रायर प्रोटोकॉल नहीं है। नित नई बात हमको पता लगती कि आज ऐसा है और कल वैसा है। तो इसका जो एक मेडिकल एस्पेक्ट है उसके साथ साथ एक सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इस महामारी का भी है, उसको गौर किए बिना आगे बढ़ने से दिक्कत होगी। दूसरी बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं स्कूल की, कॉलेजेस की, तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो भी उसकी चर्चा कर रहा होता है उसके दिमाग में एक परसेप्शन होता है, एक टारगेट होता है। आप किस किस्म के स्कूल की बात कर रहे हो? आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो कि आप रीजनल कॉलेज की बात कर रहे हो, या कस्बे के अंदर देहात में खुले हुए किसी कॉलेज की बात कर रहे हो, या इंटीरियर में जहां आना जाना मुश्किल है वहां के किसी स्कूल की बात कर रहे हो, या आप भी शहर में बने हुए किसी पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हो। बात उसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो वहां पर जो बच्चे हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के बच्चों की तस्वीर दिमाग में रख के जब चर्चा की जाएगी तो उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन कुछ ना कुछ घातक होगा निश्चित रूप से। दूसरा कि वो जो बच्चे हैं उनके पास क्या साधन उपलब्ध है। जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएं कि हम लोगों का कॉलेज है जिसमें एक अच्छी खासी तादाद रूरल बच्चों की है। ऑनलाइन क्लासेस आप करते हो, उसके पास डेटा नहीं है। हम लोग उससे सर्वे किए, पूछे कि भाई तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसने कह दिया हम कर सकते हैं। इसलिए उसने कह दिया कि उसके पास एक स्मार्टफोन है, पूरी फैमिली के पास एक स्मार्टफोन है, तो उसने कहा कि हम कर सकते हैं। लेकिन वो 10 रुपए का डेटा डलवाता है, उसमें कनेक्टिविटी नहीं होती है। जब यहां पर हमको आवाज पहुंचाने में दिक्कत होती है तो वो लड़का, अभी पिछले दिनों मैंने प्री पीएचडी के क्लासेस लिए, उसमें से एक लड़की थी जो गांव में दोपहर में क्लास होता था तो धूप में अपनी छत पर बैठती थी। धूप में उसको छत पर बैठना पड़ता था क्योंकि उसके घर के अंदर कनेक्टिविटी नहीं थी। ऐसी भी समस्याएं हैं। अब इसमें दूसरी तरफ कि उस बीमारी को लेकर जो हमारी जानकारी है, जो हमारा परसेप्शन है, उसमें प्रॉब्लम है। कभी हम कहते हैं वो बच्चों को नहीं होगी, कभी हम कहते हैं कि थर्ड वेव में बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, कभी हमें लगता है कि बच्चों के साथ ही सबसे ज्यादा होगा। फिर हम कहते हैं वैक्सीनेशन करा लो, फिर हम कहते हैं कि नहीं वैक्सीनेशन से भी आप कोई इन्फेक्शन से बच जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तीसरी बात जो हमने अभी पिछले अनुभवों से सीखा, जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है, कि इसमें बीच का रास्ता कोई नहीं बन पाता है। या तो वो बंद होता है या तो वो खुला होता है। जैसे कि अभी श्वेता जी ने कहा कि हम उसमें कुछ ऐसा इवॉल्व करें कि राजेश जी, टुकड़े में बच्चे आए। राजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आ रही आवाज, आ रही है आपकी बातें जी। राजेश जी, हाँ सर आ रही है आवाज आपकी। आपकी आवाज आ रही है उपाध्याय जी। अगर एक मीटिंग में 1,500, 2,000, 3,000 लड़का एक पेपर देने आ जाता है तो आप कहते रहो भाई कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको बना के रखनी है और आप टीवी पे दिखाते रहो कि धज्जियां उड़ गई, लेकिन ये हो नहीं पाता है। जब भाई हमारा जो मुल्क है वो एक माने डिफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मुल्क है। भाई जैसे ही आप बाजार मजदूर घर से निकलता है, आप लाख कहो कि ऑटो टेम्पो में आधी सवारियां बैठेंगी। भाई मेरे आधी आबादी ऐसी चल रही है जो टेम्पो में 20 आदमी बैठ के रूरल एरिया से और अर्बन सेंटर पे आ रहा है, तो उसको आप 20 पहले ही नहीं वो पूरे पड़ रहे हैं टेम्पो और बसेस, तो उसमें आप आधा कर दोगे तो कैसे पहुंचेगा? वो या तो नहीं पहुंचेगा और या तो उस एक टेम्पो पे 20 लदने ही लदने हैं। कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुला नहीं सकते हो अचानक। एक काम हम कर सकते थे इस दौर में जो हमें 1.5 साल का टाइम मिला था कि शायद हम कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हल कर लेते, लेकिन कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम अभी भी इस स्तर पे कतई हल नहीं हो पाई है। ठीक है प्रसाद जी, ठीक है। मैं आपके पास दोबारा आता हूं प्रशांत जी। राजेश जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ राजेश जी, मेरा सवाल यही है कि आप लगातार स्कूलों से जुड़े हुए हैं। ये जैसा प्रशांत जी ने समस्या बताई कि नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, एक बच्ची
छत पर जाकर के धूप में पढ़ाई कर रही है, और कई बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं के समाधान क्या है, राजेश जी? देखिए देखिए, प्रशांत जी ने जो कहा वो ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, पर जो शहर है वहां अब इतनी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है। पर इस कनेक्टिविटी का एक की प्रॉब्लम जो हम समाप्त कर सकते हैं वो ये है कि सरकार, जिसने कोविड के समय में बहुत अच्छा कार्य करा, वैक्सीनेशन पे बहुत जोर दे रही है, अब सरकार अपनी ऐसे एसओपी लाए जिससे शीघ्र से शीघ्र स्कूल खुले। देखिए, अभी आप आईसीएमआर की भी रिपोर्ट आई है, एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा है कि अब विद्यालय खोलने का समय आ गया है। जब सरकार ने मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, आपके फास्ट फूड जॉइंट सारे खोल दिए हैं, तो मैं नहीं समझता कि अब ऐसा कोई दिक्कत है कि अब जो स्कूल ना खोले जाएं। एज अ पायलट प्रोजेक्ट हम 9, 10, 11, 12 के क्लासेस को खोलना चाहिए, चाहे भले ही वो 2.5 घंटे के लिए सुबह आए। अगर सरकार एसओपी जारी करती है कि ठीक है आप 2 शिफ्ट में विद्यालय चलाएं, तो हमारे शिक्षक जो हैं वो उसके लिए भी तैयार है, स्कूल प्रबंधक तैयार है। अगर एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाना है बच्चों को, उसके लिए भी विद्यालय तैयार है। क्योंकि अगर आप बाजार में देखेंगे तो उपाध्याय जी कहीं कमी नहीं लग रही है कि हम कहें कि बच्चे हमारे घर में बैठे हुए हैं। अगर आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है, अगर आप लखनऊ की स्थिति ले लें या किसी और शहर की ले लें, और किसी भी आप फास्ट फूड जॉइंट पे जाएंगे तो आपको एजेड नहीं मिलेंगे, ये वही बच्चे मिलेंगे जो स्कूल में आने में दिक्कत कर रहे हैं कि नहीं साहब स्कूल से कोरोना होगा। किसी भी आप फास्ट फूड जॉइंट, तो मेरा केवल सरकार और आपके चैनल के माध्यम से तरह से निवेदन है कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोलना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार के पास मशीनरी है, 1 मिनट में स्कूल बंद हो सकते हैं, पर स्कूल बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, टीचर्स इस प्रदेश के और पूरे देश के टीचर्स बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जिस टेक्नोलॉजी को उन्होंने कभी आज तक सीखा नहीं था उसको उन्होंने बहुत जल्दी अपनाया है, और मैं पूरे प्रदेश के और देश के शिक्षकों को सलाम करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके स्लाइड्स बना के, प्रेजेंटेशन बना के अपने बच्चों को उन्होंने क्लास में स्लाइड कराए। पर एक बच्चों की भी एक कैपेसिटी है वो उस मोबाइल को और आईपैड को और उसको और चीजों को हाथ में डिवाइस को लेके पढ़ने की। जैसे श्वेता जी ने कहा कि छोटे बच्चे हैं वो तो उसको मोबाइल को वैसे ही देख रहे हैं जैसे उस पर मोबाइल गेम खेलते हैं वो, तो दे आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। तो एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएं, 9, 10, 11, 12 के स्कूल्स खोलें, और उसका अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो 6, 7, 8 के बारे में हम सोच सकते हैं, और ऐसे ही आगे तक के हम क्लासेस खोलें। ठीक है। डॉक्टर जगदीश गांधी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गांधी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका एक लंबा तजुर्बा है स्कूलों को लेकर के, और आपने शिक्षा के क्षेत्र में अथाह काम किया है, आपका एक बड़ा नाम भी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बच्चे छोटे हैं, खासतौर पे क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक, उन बच्चों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? और क्या कोई मॉड्यूल है आपके पास कि हम सरकार को ये बता सके कि नहीं, इस मॉडल से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं? या जैसा डॉक्टर राजेश जौली जी कह रहे थे कि स्कूल खोलना ही एकमात्र समाधान है? डॉक्टर गांधी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े परिश्रम करके इस कोरोना पर नियंत्रण सारे देश में लाए हैं वो, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रात दिन परिश्रम करके उत्तर प्रदेश को एक कोरोना से मुक्ति की तरफ बढ़ा दिया है। कोरोना आज धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश से लगभग समाप्ति पर है। तो ऐसे में स्कूलों को खोल देना मेरे ख्याल से उचित होगा। जैसा कि आईसीएमआर ने कहा है, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि स्कूलों को खोल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे करीब 15-16 महीने से घरों में बैठे हैं और स्कूल में आते हैं तो बच्चे न केवल पढ़ाई करते हैं बल्कि खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, डिबेट्स हैं, तमाम तरह के सांस्कृतिक तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं, तो बच्चे उनसे सीखते हैं। और क्लास में भी बच्चे, टीचर जब पढ़ाती है बच्चों से प्रश्न करती है तब बच्चों की समझ में आता है, बच्चे उत्तर देते हैं, एक बच्चा उत्तर देता है, बाकी बच्चे सुनते हैं, उससे लर्न करते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चे हों या बड़े हों, चाहे प्राइमरी के हों या प्री प्राइमरी हो या जूनियर हो या हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो, सभी के लिए स्कूलों की
बहुत आवश्यकता है। अब ये तो मजबूरी में तो ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, वो तो एक अलग इशू है, मजबूरी में। लेकिन डॉक्टर गांधी जो छोटे बच्चे हैं डॉक्टर गांधी, उनको वो ऑनलाइन से उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते। 9th से लेकर के 12th तक की बात समझ में आती है कि वो ऑनलाइन में थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, कैरियर के प्रति भी वो थोड़ी जागरूकता उनमें ज्यादा रहती है। लेकिन जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक के बच्चे हैं, असल चिंता उनकी है डॉक्टर गांधी। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसका उपाय केवल एक है, स्कूलों को खोलना। लेकिन ये भी है कि बहुत सारे स्कूल हैं जो कि बहुत ही परिश्रम से बच्चों को उत्साह पूर्वक पढ़ाते हैं, और बच्चे भी इंटरेस्टिंग लेसन होता है तो उसे ध्यान से पढ़ते हैं और सुनते हैं, क्योंकि वो लैपटॉप हो या टैबलेट हो या उनके पास स्मार्टफोन हो, तो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग लेसन यदि टीचर बना के पढ़ाते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके के वो एक अपने प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और बहुत सारे तरह के बच्चों को कार्यक्रम कराते हैं। तो ऑनलाइन में भी बहुत कुछ होता ही है, और हमारे स्कूल में तो बराबर ऑनलाइन में हो रहा है। और बहुत से लोगों ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने बहुत अधिक प्रशंसा भी की है। और इस बार तो हमने जो बुलेटिन जुलाई की छापी है, उसमें उन मदर्स के फोटो छापे, उनके बच्चे का नाम और मदर का नाम और किस ब्रांच की वो पढ़ाई मदर। ठीक है, उनके ठीक है डॉक्टर गांधी, अब आपके पास आते हैं। श्वेता जी, आपने तो ये जो बातें हो रही हैं, राजेश जी ने कहा, डॉक्टर गांधी ने कहा, प्रशांत जी ने कहा, ये शहर के स्कूलों में तो ठीक है। आपका जो फाउंडेशन है वो खासतौर पे छोटे कस्बे, ग्रामीण इलाके, ऐसे क्षेत्र में काम करता है जहां के बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, नॉर्मल डेज में नहीं जाते। कोरोना काल की तो बात अलग है। अब ऐसे में अगर जो बच्चों को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे हो सकती है? क्या कोई मॉड्यूल आपकी तरफ से सोचा गया है, और यह क्या तरीका हो सकता है? मान लीजिए स्कूल अभी नहीं खोलते हैं, जैसे अभी राजस्थान में स्कूल खोलने का ऐलान किया था, उस पर विवाद हो गया और उन्होंने, अशोक गहलोत ने 1 दिन बाद ही वो डिसीजन जो है वापस ले लिया। तो इन परिस्थितियों में अब नए तरीके क्या हो सकते हैं, उस पर सोचना होगा। डॉक्टर श्वेता, क्या हो सकता है? हाँ जी, तो उपाध्याय जी वही सबने यही जैसे डिस्कस किया है कि चाहे वो हमारी टीचर्स हों, चाहे हमारे अभिभावक हैं, सबने बहुत मेहनत की है, नए नए तरीकों को सीखा है। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे हमारा प्रशासन है, सब स्कूल को मिस कर रहे हैं, स्कूल को खोलना ही पड़ेगा। जो आप मॉड्यूल की बात कर रहे हैं उपाध्याय जी, हमने जो इसके बारे में जो स्टडी की है, जो चर्चाएं की हैं, निष्कर्ष यही है कि 16 महीने का नुकसान एक मॉड्यूल से पूरा नहीं किया जा सकता, और ना ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए। हमें ये मानना है, और प्रशांत जी ने भी, डॉक्टर गांधी ने भी इस बारे में बात की है कि सिर्फ बच्चे की पढ़ाई नहीं, बच्चे की मानसिक मनोस्थिति कैसी है। बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए, अपनी टीचर से नहीं मिल पाए, तो जो मैं इसे एक मॉड्यूल नहीं कहना चाहूंगी, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ मेन तत्व हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। पहले ये बच्चों की सेफ्टी, एक वर्ड पायलट यूज किया जा रहा है कि कैसे हम स्टैगर्ड अटेंडेंस में किसी दिन 9th 10th को बुलाएं, किसी दिन 1st 2nd को बुलाएं, ताकि इकट्ठे भीड़ ना हो। उसका हम प्रोटोकॉल कैसे, कोविड के प्रोटोकॉल के साथ कैसे हम स्कूल्स को खोलें। दूसरी बात यह है कि हमें अपने बच्चों को स्कूल में वापस उनका स्वागत करना है, एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम करना है। हमें ये समझना है कि बच्चे एक बहुत ही कठिन मनोस्थिति में अब स्कूल आ रहे हैं, तो आते ही ये नहीं है कि अब हमें क ख ग गाना है या हमें गिनती और पहाड़े सीखने हैं। पहले हमें बच्चों को स्वागत करके उस रूटीन में लाना है, उनको अपने दोस्तों से टाइम मिलेगा, अपनी टीचर से टाइम मिलेगा, और एक हम सभी के लिए एक शेड्यूल और स्ट्रक्चर बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे देश में, और जब हम भी छोटे थे, हमारी तो आइडेंटिटी ही एक विद्यार्थी की होती है। आप सुबह उठेंगे, स्कूल आएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, शैतानी करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो स्कूल रेडीनेस का एक कार्यक्रम जो बच्चों की मनोस्थिति को भी सपोर्ट कर पाए, वो जरूरी है।
उपाध्याय जी, हमें ये मान लेना चाहिए कि ये सिर्फ 16 महीने की पढ़ाई का नुकसान नहीं है। 16 महीने की पढ़ाई, बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों की मानसिक हालत क्या है, उसको सबको एक इंटीग्रेटेड वे में अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो एक 2-3 महीने का मॉड्यूल ना सोचकर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाकर चले। जैसा आपने भी कहा, एक बच्ची जो अगले साल तीसरी कक्षा में आई थी, अभी ये हाल है कि वो पहली कक्षा और ज्यादातर की दूसरी कक्षा में स्कूल ही नहीं आ पाई, तो उसको हम तीसरी कक्षा में सीधा तीसरी कक्षा की पढ़ाई नहीं शुरू करा सकते। कैसे हम अपनी टीचर्स के साथ वो सपोर्ट दें कि बच्चे को फर्स्ट स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। तीसरी का करिकुलम जरूर किया जाएगा, पर पहली और दूसरी को एक महीने में शॉर्टकट में कंप्रेस करके हम बच्चे पे नहीं दे सकते। तो एक फॉरवर्ड लुकिंग अगर स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि कैसे अगले 2-3 सालों में जो मूल रूप में जरूरी शिक्षा है हम बच्चे को वो दें। जिस कक्षा में बच्चा बैठा है वो जरूरी नहीं है, बच्चे का लर्निंग लेवल क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, उसको मेन अगर हम उस लेंस से बच्चे की जर्नी आगे बढ़ाते हैं तो वो करेक्ट सोल्यूशन रहेगा। ठीक है श्वेता जी। राजेश जी, ये बताइए कि अगर मान लीजिए, ये मान लेते हैं कि स्कूल अभी और 2 महीने नहीं खोलती है सरकार, तो उन छोटे बच्चों का क्या होगा? तब तक फिर परीक्षा का टाइम आ जाएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम तो अब चल ही रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या हो सकता है? ये मान लेते हैं कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? देखिए उपाध्याय जी, 16 महीने तो बच्चों को हो गए घर पे बैठे हुए, पर बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी चाहे स्कूल हो, चाहे सरकार हो, चाहे अभिभावक हो, सबके लिए जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि एज अ पायलट प्रोजेक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं 8, 9, 10, 11, 12 तो कर सकते हैं। और दूसरा, सरकार ये भी कर सकती है, जैसे शुरू में उन्होंने हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीन जो थी मैंडेटरी करी थी, इसी तरह से जो भी हमारा टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसके लिए भी वो एक कैंप चला सकते हैं कहीं पे भी कि इस स्कूल में इस डिस्ट्रिक्ट के जो टीचर्स हैं वो वहां जाएं, क्लास 4 एम्प्लॉयज जाएं और अपना टीकाकरण करवाएं। वैसे 90%, 95% हो चुका है स्टाफ का, पर जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी एक गाइडलाइंस जारी करें कि भाई अब स्कूल खोलने जा रहे हैं, जितना भी स्टाफ है वो अपना टीकाकरण करवाए, या जो भी इस तरह का जो है। देखिए प्रिकॉशंस और हमें मेजर्स तो लेना पड़ेंगे, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं हो सकता है। चाहे अगर आप 2 शिफ्ट में चलाएं तो आप 11 बजे तक स्कूल चलाएं, उसके बाद आधे घंटे का गैप दें, फिर स्कूल को सैनिटाइज करवाएं क्लासरूम्स को, फिर दूसरा बैच 11:30 आ जाए और फिर 1:30-2 बजे तक स्कूल चले। तो थोड़ा सा पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस आएगा, स्कूल में भी आएगा और बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं और जो भय की स्थिति थी वो खत्म होगी लोगों के दिमाग से। क्योंकि ज्यादातर अब आप देखिए पूरा बाजार खुला हुआ है, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा सब तो खोल दिए सरकार ने, तो स्कूलों से ही ऐसा क्या बैर है। और जबकि आप देखिए ये यूथ का बड़ा नुकसान हुआ है, ये जो 2 साल हम लोगों के बच्चों के नुकसान हुआ है इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। जो बेचारा बच्चा लास्ट ईयर 11th में आया था उसने तो 12th देखा ही नहीं स्कूल में आते आते। अगर कोई नया बच्चा मेरे यहाँ 11th में एडमिशन ले रहा है, उसके तो 11th और 12th बेचारे का वो टैबलेट पे या लैपटॉप पे ही गुजर गया। तो ये जैसे आपने प्रैक्टिकल्स करवाए क्लास 12th के, उसमें भी बच्चे आए और क्लासेस लास्ट ईयर भी ओपन हुए थे। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, ऐसी एसओपी लाएं कि स्कूल जल्द से जल्द खुले। अभी मैं देख रहा था पंजाब गवर्नमेंट भी शायद मंडे से शायद स्कूल्स का कुछ खुलने का हो रहा है, और यूपी ने जब कोरोना काल में ये योगी सरकार ने इतना अच्छा काम करा है तो एक बच्चों को तोहफा दें और स्कूलों को खोलें। बिल्कुल। प्रशांत जी ये बताइए कि इसमें ये तो जो बातें हुई कि स्कूल चलिए खुल जाएंगे, लेकिन अगर स्कूल खुलते भी हैं तब भी उन बच्चों की जो नुकसान हुआ है उन बच्चों का नुकसान कैसे पूरा होगा? और खासतौर पर छोटे बच्चे, मैं बार बार छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं कि छोटे जो क्लास 1 में था 1-1.5 साल पहले, आज वो क्लास 2nd में होगा, 2nd वाला 3rd में होगा, लेकिन उसने कुछ सीखा नहीं है, वो केवल प्रमोट हुआ है। प्रशांत जी आवाज प्रशांत जी मुझे साफ नहीं आ रही है। मैं तब तक डॉक्टर गांधी से सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर गांधी, आप बताइए, हमने मान लिया कि स्कूल अभी नहीं खुलने जा रहे हैं, हमने मान लिया कि बच्चों की सेहत भी जरूरी है, लेकिन क्या बच्चों का कैरियर जरूरी नहीं है? और खासतौर पे वो छोटे बच्चे जो LKG, UKG, 1st और 2nd, 3rd और 5th तक जाते हैं, वो बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं।
एक जो साइकोलॉजिकल होता है कि टीचर्स का बच्चों को डर होता है, वो डर खत्म हो गया है। वो उनको कोई डांटने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। मानते हैं कि छोटे जो बच्चे हैं वो टीचर्स की बात ज्यादा मानते हैं, अपने पेरेंट्स की बजाय वो अपने टीचर्स की बात मानते हैं। लेकिन अभी तो वो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल से कई बच्चे तो मुझे लगता है स्कूल भूल ही गए होंगे अपने, कि स्कूल का ग्राउंड कैसा है, स्कूल की क्लासेस कैसी हैं। डॉक्टर गांधी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल वो उन्हें स्कूल का गेट किधर है और स्कूल है कहाँ वो भूल गए होंगे। बिल्कुल सही बात है ये। तो अभी तो और कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन को इफेक्टिव बनाएं। सभी टीचर्स बहुत ज्यादा उसके लिए एफर्ट करें और अपने लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाएं। और बच्चों को पढ़ाने के लिए लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। बहुत सारे टीचिंग एड्स होते हैं। मैं जब छोटा सा था तो एक हमारे टीचर थे, तो एक दिन हरी मिर्च लेके आए और वो हरी मिर्च पर बोलने लगे, बताओ बच्चों ये हरी मिर्च ज्यादा अच्छी होती है या लाल मिर्च ज्यादा अच्छी होती है, और कौन सी ज्यादा फायदे की है कौन सी नुकसान की है। वो लंबी कहानी उन्होंने शुरू की। अब बच्चों ने कुछ बोला और उसके बाद और शुरू हो गया। तो टीचर को एक टीचिंग एड्स मटेरियल बहुत कुछ नए नए तरीके के बनाने चाहिए, इनोवेटिव। और इस समय काफी टीचर इनोवेटिव हो गए। सभी स्कूलों में टीचर्स जो है बहुत इनोवेशन करके अपने लेसन को बच्चों को बता रहे हैं और बच्चों को बड़ा मजा आता है, बड़े बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो बच्चों को आप मजेदार बनाइए। उसमें म्यूजिक भी है, डांस भी है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी है, सब कुछ ऑनलाइन बच्चे कर रहे हैं। तो ऐसा ऑनलाइन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और ये टीचर्स बना रहे हैं बहुत सारे सभी स्कूलों के। और मेरी यही कामना है कि टीचर्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग लेसन बनाए और अपने बच्चों को बताएं। मेरे ख्याल से बच्चे ठीक है। डॉक्टर गांधी, हमारे साथ प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे हैं वो गांव के बच्चे हैं, वहां नेट भी नहीं आता है और स्कूल ऑलमोस्ट बंद से रहते हैं। स्कूलों में जो है पशु बांध दिए हैं गांव के लोगों ने, खासतौर पर सरकारी स्कूलों में। तो अब ऐसी स्थितियों में क्या हो सकता है? और सरकार के तमाम अभियान हैं, उन अभियानों में वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों से जुड़ा जाए। बच्चों जैसे मिशन एक चालू किया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षा को लेकर के अभियान चालू किया। उसके तहत शिक्षा मित्र भी बनाए जा रहे हैं और शिक्षा प्रेरणा मित्र भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो जमीनी हकीकत में कैसे बदलेगा? प्रोफेसर त्रिपाठी। देखो उपाध्याय जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने विमर्श को टिपिकली अर्बन एलीट विमर्श से निकाल के वहां पर लाया जहां दरअसल समस्या है। देखिए, ये उन बच्चों को जरूर ध्यान में रखिए जो टेम्पो में लग के, बस में लग के, लोकल ट्रेन में लग के स्कूलों में पहुंचते हैं। आप वहां पे कितनी डिस्टेंसिंग करवा पाओगे? मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आप ये तय करो कि थर्ड वेव आनी है कि नहीं आनी। अगर उसके 50% भी चांस है तो इतनी जल्दी क्या है, आप थर्ड वेव आ जाने दो। दूसरी बात, अगर आप स्कूल खोलते हो तो देखिए ठीक है, स्कूल जाने से बहुत अच्छा होता है। एक करीब 200-250 साल से एक सिस्टम स्कूलिंग का चल रहा है जिसकी अपनी प्रॉब्लम से सब लोग जानते हैं और होम स्कूलिंग ऐसे ही नहीं प्रिवलेंट हो रही है। तो एटलीस्ट आप गार्जियन को ये ऑप्शन दीजिए कि वो चाहे तो बच्चे को भेजे। बहुत आसान काम है, जो क्लास चल रहा है उसी के आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हो, अलग से ऑनलाइन क्लास चलाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर सिस्टम बनाया जाए, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करिए और एटलीस्ट गार्जियन को डिसाइड करने दीजिए। जैसे ये सुझाव बहुत अच्छा है कि जो कर्मचारी और शिक्षक हैं उनका वैक्सीनेशन करा दिया जाए, तो ठीक है, हम वैक्सीनेशन तो करा देंगे, लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन की तो हमने कोई बात नहीं की। तो अभी वैक्सीन नहीं है प्रशांत जी, तो बच्चों का वैक्सीनेशन तो अभी सवाल ही नहीं उठता। उसके लिए तो हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। श्वेता जी, आप ये बताइए कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें 1,13,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल है, लगभग 3 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं। वो 3 लाख से ज्यादा टीचर्स ऑलमोस्ट घर पर हैं और जो स्कूल है वो बंद है।
डिजिटल पढ़ाई के नाम पर वहां खाना पूर्ति हो रही है। तो इन परिस्थितियों में कितना नुकसान हो रहा होगा और किस तरीके से इनसे निकल सकते हैं, श्वेता जी? हाँ जी, नहीं उपाध्याय जी, वही और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप डिस्कशन का रुख उन स्कूलों और उन बच्चों की तरफ लेकर जा रहे हैं जिनके पास सारे डिजिटल साधन नहीं है। जो रूरल एरिया हो गया, जो हमारे छोटे कस्बे हो गए, जहाँ फोन जरूर है, शायद घर में एक फोन भी है, प्रशांत जी ने भी जैसे कहा, पर एक ही फोन है और उसमें कितना डेटा पैक है, बच्चा कितना ही डिजिटल सीख पाएगा। इसमें दो तीन बातें, और उपाध्याय जी आपने वो भी बात की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात की थी, आत्मनिर्भर भारत के बनने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने भी एक निपुण भारत के नाम पे प्रारंभिक भाषा के लिए मिशन लॉन्च किया है। उसमें भी एक बहुत जरूरी रोल है कम्युनिटी का, पेरेंट का, और मैं बात कर रही हूँ मोहल्ला क्लासेस की। डिजिटल का, जैसे कि डॉक्टर गांधी ने बताया, डिजिटल एक इनोवेशन है जिसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ स्कूल, एक सर्टेन टाइप ऑफ टीचर और सर्टेन घर के बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर अगर हम अपने छोटे जिलों में आए, रूरल एरिया में, गांव में, कस्बे में, जहां डिजिटल का या तो कनेक्टिविटी नहीं है या लिमिटेड कनेक्टिविटी है और पेरेंट्स के पास वो साधन नहीं है कि वो डिजिटल प्रोवाइड कर पाए, वहां हमारी टीचर, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, काफी संस्थाएं ऑलरेडी ग्रासरूट लेवल पे इस बारे में बहुत काम हो रहा है कि कैसे मोहल्ला स्कूल बनाए जाएं, मोहल्ले में क्लासेस ली जाएं, चाहे छोटे ग्रुप में बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या पंचायत के दफ्तर में छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को बुलाया जाए, सरकारी स्कूल में बच्चों को बुलाया जाए। ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जाएं जो बच्चे वो सामग्री घर पे ही अवेलेबल हो। जैसे गिनती की हम बात करते हैं, अगर बच्चे राजमा के दाने 5 इकट्ठे कर रहा है, उससे 2 निकाल रहा है, 5 में से 2 कम हुए, गिनती 3 कैसे हुई? कहानियों के माध्यम से, लोक संगीत के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, क्या हमारी, स्पेशली जब हम टीचर्स को प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट करवा पाए, क्या एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि बच्चा कुछ टाइम स्कूल में, कुछ टाइम कम्युनिटी में, कुछ टाइम डिजिटल के साधन से, क्या एक वो सोल्यूशन बन पाए जिससे बच्चे की पढ़ाई और एंगेजमेंट, बिकॉज पढ़ाई होने के लिए बच्चे को उस मानसिक रूप में भी होना चाहिए कि हाँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए उत्सुक हूँ, मैं सीखने के लिए उत्साहित हूँ। और उसके कम्युनिटी के लेवल पे एक मोहल्ला स्कूल और काफी कार्यक्रम देश में चल भी रहे हैं। मिशन प्रेरणा के अंदर भी यूपी में बिल्कुल कोशिश जारी है कि डिजिटल के बियॉन्ड हम कैसे अपने बच्चों तक पहुंचे, कैसे पढ़ने लिखने की सामग्री उन तक पहुंच सके, कैसे सिंपल वर्कबुक्स और एक्टिविटीज उनसे पहुंच सके, ताकि बच्चे की रुचि और एंगेजमेंट बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी आपसे जानना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, आपके पास तो पेरेंट्स के भी फोन आते होंगे, वो पूछते भी होंगे, तो उनकी जिज्ञासा क्या वो चाहते हैं स्कूल खुले या वो भी अभी भयभीत हैं कि कोरोना की थर्ड वेव जो है ना आ जाए? क्या स्थितियां क्या हैं इस समय? देखिए, अभिभावक भी समझ रहे हैं कि बच्चा घर पे कितना पढ़ रहा है या कितना वो सीरियस है, तो इसलिए अभिभावक भी, अगर आप एक जनमत का करेंगे तो अभिभावक भी चाहता है कि बच्चे जाएं और स्कूल में जाएं, पढ़ें, एक यूनिफॉर्म पहन के जाएं और एक कुछ सीरियसनेस आए उनके ऊपर। और जहां तक आपने जो बेसिक स्कूल्स की बात करी है उपाध्याय जी, वहां तो स्थिति बहुत ही खराब है। बड़े शहरों में, बड़े पब्लिक स्कूल्स में जहां पे है, वहां पे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकता है, 2 बच्चे हैं, दोनों को उन्होंने स्मार्टफोन भी दिलवा रखा है, टैबलेट भी दिलवा रखे हैं। पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे मान के चलिए कि स्थिति बहुत खराब है। जहां बच्चा था, जिस क्लास में था, उससे बहुत पीछे बच्चे चले गए हैं। तो इसलिए राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे ये जो स्थिति है एजुकेशन की ग्रामीण क्षेत्र में, वो इम्प्रूव हो। वरना 16 महीने का, 20 महीने का जो समय है, आप 1.5 महीने की जो छुट्टी होती है समर ब्रेक, उसके बाद जब बच्चा आता है स्कूल में तो वो ब्लैंक होके आता है, उसको टाइम लगता है 1 हफ्ता 10 दिन एडजस्ट करने में। तो इसलिए सरकार को शीघ्र से शीघ्र जो है बच्चों को बुलाना चाहिए। और एक भय की स्थिति जो है, कोरोना थर्ड वेव, अभी हम कैसे मान लें कि कोरोना की थर्ड वेव आ रही है? फिर थर्ड वेव भी जब खत्म हो जाएगी तो हम फिर आगे कहेंगे नहीं साहब, जुलाई में फिर आने वाली है। जब आएगी तो सरकार है बैठी हुई है समझने के लिए, और सरकार ने तो बहुत अच्छा इस कोरोना काल में यूपी सरकार ने काम करा है।
थोड़ा सा एक बड़ा स्टेप लेके स्कूल्स को खोलें। और मैं ये मानता हूं कि बच्चों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी स्कूलों में जरूरी है, उसको करें वो लोग। एक शिफ्ट में चलाएं, दो शिफ्ट में चलाएं, नहीं हो तो आधे बच्चे आज बुलाएं, आधे बच्चे कल बुलाएं। कहीं से कहीं हम एक स्टार्टिंग करें जिससे बच्चों में, अभिभावकों में, सब में कॉन्फिडेंस आए कि नहीं अब हमें आगे बढ़ना है। राजेश जी, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं, जो क्लास 1 से 2 और 3 में जो बच्चे हैं, उन बच्चों को तो सीखने में बड़े स्कूलों में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। न केवल भाई ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति खराब है ही, लेकिन ये प्रॉब्लम तो छोटे बच्चों को भी आ रही होगी। क्या डिजिटल माध्यम से, जैसा डॉक्टर गांधी कह रहे थे कि कहानियों के माध्यम से उन्होंने एक मिर्ची का उदाहरण दिया, तो क्या इस तरीके से बड़े स्कूलों में ये संभव हो पा रहा है? और क्या बच्चे एसोसिएट हो पा रहे हैं स्कूलों के साथ में या क्लासेस के साथ में? देखिए, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पर जो एक सीरियसनेस होना चाहिए थी छोटे बच्चों में, प्री प्राइमरी और क्लास 1 2 3 4 वालों में, वो नहीं आ पा रही है। पेरेंट्स उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। अब जैसे जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, अब छोटा बच्चा है प्री प्राइमरी का, अब वो बैठे बैठे टेबल से फिर अपने बेड पे लेट जाता है, तो उसको क्या करा जाएगा? उसको आप डांट नहीं सकते हैं, पेरेंट्स भी नहीं डांट सकते हैं। आप डांटेंगे तो अगली का नेक्स्ट डे से वो आपका ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करेगा। तो उन बच्चों की स्पेशली प्री प्राइमरी और क्लास 3 4 तक की स्थिति काफी खराब है। ठीक है। डॉक्टर गांधी, हम आपसे भी यही जानना चाहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, या छोटे बच्चों को क्या ऑनलाइन संभव है? अब मैंने तो कई जगह ये देखा है कि छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चा सो रहा है और उनकी जो पेरेंट्स है उन्होंने कैमरा ऑफ कर दिया है और वो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब ये इस तरह से कैसे शिक्षा का जो अभियान है वो आगे बढ़ेगा? ऐसा है कि एक आध किसी बच्चे का आपने देखा होगा, लेकिन हम अधिकांश बच्चों को रोजाना हमारे यहाँ करीब करीब 30 कंप्यूटर हमने लगाए हैं, लैपटॉप, और एक ऑब्जर्वेशन की क्लास बनाई हमने। तो इसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो 30 एक्सपर्ट्स डेली क्लासेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि टीचर्स इतना इंटरेस्टिंग लेसन बना के ला रहे हैं प्री प्राइमरी के लिए, मॉन्टेसरी, नर्सरी, किंडरगार्टन के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए, इतना इंटरेस्टिंग कि बच्चे उसे छोड़ के जा ही नहीं सकते। उसमें डांस है, म्यूजिक है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, बहुत कुछ है उसमें। तो इतना अच्छे लेसन वो बना के बच्चों के सामने जब इंटरेस्टिंग चीजें पेश करते हैं तो बच्चे उनको एंजॉय करते हैं। तो क्लास फॉर स्मॉल चिल्ड्रन हैज टू बी हाईली एंजॉयबल। तो सबसे बड़ी चीज है इन क्लासेस में एंजॉयमेंट बच्चे लें। तो ये पढ़ाई नहीं होती, इसमें जो इनका डांस है वही इनकी पढ़ाई है। 3 वर्ष या 4 वर्ष के बच्चों का तो डांस है, म्यूजिक है, और कुछ गाना बजाना है, कुछ बांसुरी बजा रहे हैं, कोई पीपी पीपी कर रहे हैं, यही उनकी पढ़ाई है। कोई उनको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला नहीं बताए जाते, और न कोई साइंस के फॉर्मूला, और न इंग्लिश की बड़ी उनको ट्रांसलेशन या ऐसे लिखने को दिया जाता है। तो वो पढ़ाई नहीं होती, उनकी जो पढ़ाई है वो उनकी पढ़ाई यही है। तो और फिर ऑनलाइन हमेशा के लिए विकल्प नहीं है। ऑनलाइन तो एक जब तक कि सरकार नहीं खोलती तो सरकार भी यही सोचती है कि भाई बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे। तो उनकी भी जरूरी है कि भाई बच्चों के जीवन को संकट में नहीं डाल सकते। लेकिन हम उन्हें, सरकार को भी आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं कि यदि वो हमें स्कूल खोलने की इजाजत देंगे तो हम बहुत अधिक सावधानी से, बहुत अधिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बहुत अधिक बच्चों को सैनिटाइज करके और बहुत अच्छे तरीके से हम स्कूल में बच्चों को डील करेंगे। अब आप देखिए कि मॉल्स खुले हुए हैं, मॉल्स की हालत है कि मैं एक आध मॉल में गया हूँ, इतनी भीड़ है लड़के और लड़कियों की कि आप अंदाज नहीं कर सकते। तो वहां तो कोई कोरोना नहीं। राजेश जी भी यही कह रहे थे। वही बिल्कुल। अरे आते तो कोरोना, तो माँ बाप को डर है, सबको डर है। तो देखिए
हर जगह एक संतुलन की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्री प्राइमरी क्लास हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो जूनियर हो या हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो। आपको संतुलन तो करना पड़ेगा। दूसरे टीचर्स को लेसन को तो इंटरेस्टिंग बनाना ही होगा। जब वो लेसन इंटरेस्टिंग होगा तो टीचर बहुत अच्छा करेंगे। आप देखिए कि मैंने ठीक है डॉक्टर गांधी जी मोटिवेट किया है। इंटरेस्टिंग, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैं जब क्लासेस ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे आनंद आता है कि टीचर्स इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं। और क्या सिखा रहे हैं? डांस है, म्यूजिक है, यही तो उनका करिकुलम है। उनका करिकुलम और कुछ नहीं है। ठीक है डॉक्टर गांधी। प्रसाद जी, अब ये जो बातें हुई है अर्बन स्कूलों की हुई है, वहां पे पढ़ाई ठीक हो रही है, ये बात सही है। और जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग, इन लोगों ने बड़ा काम किया है स्कूल के क्षेत्र में, तो ये अर्बन एरियाज में इन लोगों का काम बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी असल चिंता ग्रामीण इलाके की है। तो ग्रामीण इलाके के लिए समाधान क्या हो सकते हैं, मेरा बार बार सवाल यही है। और अभी तक कोई समाधान की ओर न तो सरकार के कदम दिखाई देते हैं और न ही कोई इस तरह का हमें नजर आता है कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति ठीक हो सकती है। राजेश जी ने भी कहा कि वहां तो बहुत भयावह स्थिति है, तो और वहां पे लाखों की संख्या में बच्चे हैं। तो क्या हम लाखों की संख्या में अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? प्रशांत जी, देखिए, इसमें रूरल अर्बन का मामला नहीं है, ये इलीट और नॉन इलीट का मामला है। अर्बन इलाके में भी दो तरह की हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, मल्टी लेयर एजुकेशन सिस्टम आपका है, और आप उसको एक ही लाठी से अगर हाँकना चाहोगे तो प्रॉब्लम होगी, पहली बात। दूसरी बात, कोई हमने शौक में तो स्कूल बंद नहीं किए थे, किसी व्यवस्था में बंद किए थे। क्या वो व्यवस्था अब दूर हो गई है? अगर आप शोध व्यवस्था दूर हो गई है तो ठीक है। तीसरी बात, आपकी वो पॉपुलेशन जो एकदम नॉन वैक्सीनेटेड है, आप उसको एक्सपोज करने जा रहे हैं। फिर एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप एटलीस्ट ऑप्शन दे दीजिए। अगर कोई गार्जियन और बच्चा नहीं चाहता तो आप उसको ऑनलाइन पढ़ने दीजिए। अगर वो रिस्क लेना चाहता है तो उसको आने दीजिए। देखिए, अगर 100 बच्चों का आप सैंपल लोगे तो उसमें से 1 या 2 बच्चे होंगे जो एसी बस में बैठ के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जिसमें आप डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासरूम नहीं है, स्कूल कुर्सी नहीं है, 2-2 क्लास एक कमरे में चलते हैं, 4th 5th एक साथ टीचर पढ़ा रहा है, आप कौन सी डिस्टेंसिंग को कौन क्या मेंटेन करा रहे हो? तो एटलीस्ट आप श्योर हो जाओ कि नहीं, अब एटलीस्ट महामारी का खतरा नहीं है, कोरोना बना रहे तो बना रहे। और दूसरे, आप गार्जियन पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? आप उसको डिसाइड करने दो ना, आप उसको कंपल्सन मत करो कि वो स्कूल भेजे, आइदर और कर दो। आप चाहो तो स्कूल भेजो, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो भी आपकी अटेंडेंस लगेगी। इससे 2 फायदे होंगे, एक बात इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर कम होगा, दूसरे अगर कोई गार्जियन कॉन्फिडेंट है कि हम उसको घर में पढ़ा सकते हैं, तो ये तो हम फिर कह रहे हैं 250 साल पुराना एक सिस्टम है जिसको लेकर हम उसकी पैरवी कर रहे हैं कि इससे अच्छी कोई व्यवस्था हो नहीं सकती थी। और अंतिम बात कि ऑनलाइन को ये एक मौका मिला है, पूरी तरीके से बंद कभी भी नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान जैसे देश में अभी आप 20 साल नहीं बना पाओगे कि प्रॉपर स्कूलिंग हो पाए। और आप विश्वास मानो, जिन बच्चों ने फायदा उठाया है ऑनलाइन का, उन्होंने सच में फायदा उठाया है। उसको एक ऑप्शन की तरह बने रहना देना चाहिए, बल्कि उसको और गहराई से इवॉल्व करना चाहिए। जो लाइब्रेरीज वगैरह हैं, ठीक है त्रिपाठी, ठीक है। राजेश जी, ये भी एक सवाल उठता है कि सरकार क्या रिस्क नहीं लेना चाहती? जैसे आपने कहा मॉल खुल गए और सारे स्विमिंग पूल्स, होटल, रेस्टोरेंट सब खुल गए, लेकिन क्या स्कूलों को लेकर सरकार को कोई भय है कि अगर मान लीजिए स्कूल खोलते हैं और कल को बच्चों में ये महामारी आ जाती है तो फिर सरकार की बदनामी होगी? क्या ये भी एक भय की वजह हो सकती है? राजेश जी, देखिए उपाध्याय जी, अगर आप सर्वे करें तो मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, फास्ट फूड, उसमें कौन बैठ रहे हैं? हम और आपके, हमारी उम्र के लोग नहीं बैठ रहे हैं, उसमें यही लोग बैठ रहे हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं। और जहां तक अभी प्रशांत जी ने कहा कि सब ऑप्शन दे दिया जाए, पिछले बार जब स्कूल कॉलेजेस खुले थे तो सरकार ने ऑप्शन दिया था कि आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे, जो आना चाहता है वो आए, जो नहीं आना चाहता है नहीं आए। हमको एक दूसरा पहलू भी देखना है कि इस टाइम हमारा अभिभावक कितना विवश है अपने बच्चों के सामने।
क्या जब बच्चा कोचिंग जाता है वो छोटे से कमरे में 40 बच्चे नहीं बैठते हैं? क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग का तार तार नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ 125 कमरे हैं, 125 क्लासरूम्स हैं, उसमें से हम 40-50 यूज करने के लिए तैयार हैं। 24 बैठते हैं एग्जामिनेशन के टाइम में, हम 12 बैठाने को तैयार हैं। इससे ज्यादा क्या सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए? जो मोटरसाइकिल और स्कूटर और गाड़ियों से बच्चे घूम रहे हैं और भीड़ लग रही है, आपने अभी देखा होगा हिल स्टेशन खुले हैं, क्या हाल हो रहा है मसूरी और शिमला और नैनीताल का। तो वहां कौन जा रहा है? क्या अभिभावकों के साथ बच्चे नहीं जा रहे हैं? तो क्या जो रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, आपको पता है वो कौन कौन वेटर सर्व कर रहा है, कौन बना के भेज रहा है, कौन आपका टेबल साफ कर रहा है? यहाँ स्कूल आने में आपको तो ये तो पता है कि एक टीचर है जो वैक्सीनेटेड है, जो आता है चला जाता है। आप कितनों के टच में रहेंगे? और हम तो इस बात पे भी तैयार हैं कि ठीक है, आप सुबह की असेंबली मत करवाइए, बच्चों को 4 पीरियड के लिए बुलाइए और इंटरवल भी मत करवाइए। पहले जो उनके 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, उनको करवाइए और भेजिए। उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है सब चीज ठीक चल रही है, तो फिर उसको और आगे बढ़ाइए। तभी मैंने कहा कि इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहिए और सरकार को बहुत सीरियसली इस पे विचार करना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है कि 16 महीने से बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। और जैसे गांधी जी ने अभी कहा कि साहब बच्चे जो हैं वो गाना गाना और वो अपने क्लासेस में होते हैं, जो एबीसीडी वाला क्लास है उसमें एबीसीडी ही पढ़ाई जाएगी, उसमें फॉर्मूला नहीं पढ़ा सकते हम। पहले बच्चे को ए लिखाना है तभी तो फॉर्मूला सॉल्व करेगा वो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई 16 महीने 18 महीने की नहीं हो सकती है। और बच्चों को इसको आने में कम से कम अभी 6 महीने और लगेंगे। और मैं चाहूंगा, हमने जब ऑनलाइन क्लासेस का ऑफलाइन और ऑनलाइन का दिया था, तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि साहब हम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो केवल टेस्ट देना चाहते हैं, ऑफलाइन स्कूल आके नहीं देना चाहते हैं। तो एक हमारा सिंपल उससे सवाल था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क क्या है? 2x2 4 ही रहेंगे, चाहे ऑनलाइन लिखो चाहे ऑफलाइन लिखो। वो अलग बात है कि ऑनलाइन में जो है आपके पास बगल में किताबें रखी हैं और ऑफलाइन में आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जो स्कूल में आके सीरियसनेस आती है वो घर में बैठ के नहीं आएगी। घर में पीछे से दूध वाला भी बोल रहा है और वो कुक भी आ रहा है, माता पिता के दोस्त भी आ रहे हैं, बर्तन भी खड़क रहे हैं, प्रेशर कुकर भी बोल रहा है, पर वो समय की डिमांड है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों को ऑनलाइन के अलावा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र गाइडलाइंस बनाएं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा करें। बहुत सारे ऐसे लखनऊ और सब जगह लोग बैठे हैं, हमारी फेडरेशंस हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं, उनके लोगों को बुलाएं। और मेरा यही निवेदन है कि बच्चों का और आगे नुकसान ना करा जाए। और कभी कोरोना की अगर 3rd वेव आती है तो एक नोटिस पे स्कूल सुबह बंद हो सकते हैं। ठीक है राजेश जी, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। आज बहुत सार्थक चर्चा हुई स्कूलों को लेकर। उम्मीद है सरकार तक ये बात पहुंचेगी और सरकार इस संबंध में निश्चित ही कोई ना कोई विचार विमर्श जरूर करेगी। और यह भी उम्मीद है कि सरकार इस बारे में निश्चित ही सोच रही होगी और इसके बाद में स्कूल खुलने की एक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की बहस। आज की बहस राजनीतिक नहीं थी, लेकिन आज की बहस में पीड़ा थी, पेरेंट्स की पीड़ा थी। वे अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजें। पेरेंट्स की पीड़ा यह भी है कि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। दूसरी चिंता टीचर्स की है। प्राइवेट स्कूलों में की नौकरियां जा रही हैं, सरकारी टीचर्स घर बैठे हैं, स्कूल जा भी रहे हैं तो महज खाना पूर्ति के लिए। हालात खराब है, गांव के हालात और भी खराब हैं। ऐसे में स्कूल खुलना जरूरी हो गया है। सभी वक्ताओं की भी यही राय थी कि स्कूल खोले जाएं। निश्चित रूप से जैसे बाकी चीजों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। इस तरह की बहस से क्या हल निकलेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह की बहस होती रहनी चाहिए। नमस्कार।